नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के टॉपिक ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था क्या है। ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है, प्रणेता माना जाता है, जहां सदियों पूर्व मंत्रिमंडल तथा संसद जैसी उत्तरदायी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ, विकास हुआ। ब्रिटेन की भांति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा जापान में भी संसदीय लोकतंत्र है जो ब्रिटिश परंपराओं से प्रभावित है। सामान्यतः संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। पहले ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है दोहरी कार्यपालिका। ये संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने वाली निकाय, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, वो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। भारत की तरह जैसे नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसकी मंत्रिपरिषद है। उसी तरीके से ब्रिटेन में भी जो वहाँ का जो सम्राट होता है, साम्राज्ञी होती है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्रिपरिषद उसकी वास्तविक कार्यपालिका है। तो दोहरी कार्यपालिका ब्रिटिश संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी विशेषता है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठता। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका की एक घनिष्ठता पाई जाती है, जहां अध्यक्षीय शासन पद्धति में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, प्रवर्तित किया जाता है। वहाँ संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, विधायिका द्वारा, जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है। इसलिए कार्यपालिका विधायिका के मध्य जो भेद होता है वो लगभग समाप्त सा हो जाता है, बल्कि इनके मध्य घनिष्ठता होती है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्यों का विधायिका के सदस्य के रूप में विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। तीसरा बिंदु है अनिश्चित कार्यकाल। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित रहता है, क्योंकि नियमानुसार मंत्रिपरिषद को विधायिका का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी प्रकरण या सरकार अथवा उसकी मंत्रिपरिषद लोक सदन में विधायिका में अपना विश्वास खो देती है या उसके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को सरकार को इस्तीफा देना होता है। इसलिए इसका कार्यकाल, यद्यपि ब्रिटिश संसद सहित भारत में भी 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन फिर भी ये अगर अनिश्चितता का वातावरण रहता है, अनिश्चित कार्यकाल होता है कि लोक सदन में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत ना हो, तो संसदीय शासन प्रणाली में अनिश्चित कार्यकाल बना रहता है। ये इसका दोष भी कहा जा सकता है। अगली विशेषता है सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका अथवा जिसको मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करती है, वो सामूहिक रूप से कार्यों को लिए जिम्मेदार है। अगर विधायिका में उसका बहुमत नहीं है, तो सामूहिक रूप से या किसी एक मंत्री पर जिसके कारण आरोप लगते हैं और उससे सरकार को कोई नुकसान होता है, तो सामूहिक रूप से उसके लिए जिम्मेदार है। अगर किसी व्यक्तिगत स्तर पर भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है कि किसी व्यक्तिगत कोई मंत्री भ्रष्ट है, अयोग्य, अकर्मण्य है, तो ये उस स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। उस स्थिति में समस्त मंत्रियों को दोषी न मान के किसी विशेष व्यक्ति जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको दोषी माना जाता है। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी एक ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, अगली विशेषता है प्रधानमंत्री की प्रमुखता। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं ब्रिटेन में भी यही है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करती है।
मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्रिपरिषद की स्थिति, मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण इत्यादि का निर्णय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष के रूप में जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का वास्तविक मुखिया भी होता है, इसलिए वो मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से इस्तीफा मांग सकता है, उसको उस मंत्री पद दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे देता है तो और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भंग करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास होता है। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद कार्य करती है। अगली विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद बहुमत वाले दल के सदस्यों से युक्त होती है। विधायिका में जिनका बहुमत होता है उसी से सरकार बनती है, और कई बार एकाधिक दलों की सरकारें भी मिलकर ये समान सहमति पर सरकारें बनाते हैं। इसलिए सामान्यतः राजनीतिक से जातीयता होती है, उनमें विचारधारागत होती है। एक दल की सरकार होती है तब भी, या दूसरे विभिन्न दलों की सरकारों से एक सरकार बनती है तब भी, सामान्यतः एक ही दल के जो सदस्य मंत्रिपरिषद के होने के कारण राजनीतिक से जातीयता देखने को मिलती है, और ये ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। अगली प्रमुख विशेषता है गोपनीयता। संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, और यह शपथ के अनुसार सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो गोपनीय रखे जाने योग्य हैं उनको गोपनीय रखने की आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय भी सामूहिक रूप से आपसी सहमति से लिए जाते हैं। किसी मुद्दे पर किसी मंत्री की असहमति की स्थिति का में एक ही विकल्प रहता है कि वह मंत्रिपरिषद से अपना त्याग पत्र दे। इस प्रकार भारत सहित ब्रिटेन जैसे देशों में की प्रकरणों में गोपनीयता भंग होने पर या राजनीतिक नेताओं द्वारा मीडिया को कुछ सूचना लीक करने पर ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा उस मंत्री का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा लिया जा सकता है। और अंतिम विशेषता है राजनीतिक सामंजस्यता। संसदीय शासन प्रणाली में कि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण जो होता है विधायिका के सदस्यों से होता है, और ऐसी स्थिति में विपक्षी दल राजनीतिक दलों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होना भारत सहित ब्रिटेन में भी देखा जा सकता है कि विरोधी दल होता है जो सत्तारूढ़ के दल के हमेशा प्रतिस्पर्धी होता है, उसके विरोध में होता है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, राष्ट्रीय हित का विषय हो, उनमें विरोधी दलों के बीच में आपसी राजनीतिक सामंजस्यता देखी जा सकती है, और ब्रिटेन की राजनीतिक सामंजस्यता और अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की ये निम्न अंकित विशेषताएं अभी आपने देखी। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की कुछ गुण दोषों को भी संक्षिप्त में हम देख लें। जैसे ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है इसके कारण एक उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। इससे जनता के प्रति विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता का शासन होता है जो लोकतंत्र की वास्तविक थीम होती है, जनता के शासन। इससे एक और लाभ ये भी होता है कि कार्यपालिका विधायिका में परस्पर घनिष्ठता रहती है, इसलिए उनमें दोनों में टकराव की स्थिति नहीं होती। संसदीय शासन प्रणाली में लोकशीलता भी देखने को मिलती है। ये इसके बारे में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में ये भी कथन महत्वपूर्ण है कि झुक सकती है लेकिन संसदीय व्यवस्था टूट नहीं सकती। और संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण ये भी देखने को मिल सकता है कि विरोध का आदर करते हैं। विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव या विचार को सत्तारूढ़ दल स्वीकारोक्ति देता है, उसको मानता है अगर योग्य हैं, और उसको संगठनात्मक स्तर पर लागू करने या सरकार स्तर पर लागू करने का प्रयास भी राष्ट्रीय हित में हो तो करता है। साथ ही साथ योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का शासन भी संसदीय व्यवस्था को कहा जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री उन विधायिका के सदस्यों में से करता है। ये योग्य हैं, दक्ष हैं, अनुभवी हैं, इसलिए इसको हम एक योग्य
और अनुभवियों का शासन और इसको व्यवहारिक प्रशासन या व्यवहारिक पद्धति के रूप में संसदीय शासन प्रणाली को देखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ आलोचक ये मानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये संसदीय शासन प्रणाली में ना शक्तिकरण पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है, जो कि लोकतंत्र की एक वास्तविक धरा है, और ये संसदीय शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। इसमें एक दलीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, और इसमें ये भी कहा जाता है कि कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन होता है। और संसदीय लोकतंत्र की यह एक गंभीर समस्या हो जाती है कि जन भावनाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्थापिका तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती है। कई बार ये भी एक इसका दोष या आरोप लगता है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रीय हितों की अवहेलना हो जाती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में एक ही दल की एक ही दलीय व्यवस्था होने के कारण वो वाद विवाद विषय को बढ़ावा मिलता है, और राष्ट्रीय जो हित हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उनको साइड में कर दिया जाता है। साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली को एक निर्बल और अस्थिर सरकार भी मानते हैं, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो अनिश्चित कार्यकाल इसलिए होता है कि अगर विधायिका में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं है तो बहुमत नहीं होने पर या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इसलिए इसको अस्थिर सरकार के रूप में भी देखते हैं। कुछ विद्वान आपातकाल में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं आपातकाल में एक मजबूत कार्यपालिका होनी चाहिए, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है, वो संसदीय शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली कई प्रकार के दोषों से मुक्त है, और संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य परिपक्वता हो, विधायिका में पूर्ण बहुमत हो, विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए और संसदीय मूल्यों में आस्था रखे। साथ ही साथ जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है वो अपनी निष्पक्षता का प्रदर्शन करे, और राष्ट्रीय हितों पर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के मध्य आम सहमति हो। धन्यवाद।